गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करते हैं आप लोग ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। कैसे हो आप सभी लोग? हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू द क्लास। क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? चलिए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का। चलिए 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 चलिए, बढ़िया, बेहतरीन। तो हाउ इज इट गोइंग गाइज? आज भैया नया चैप्टर है अपने पास में। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सारे बच्चे ले आओ जरा फटाक से पकड़ के। टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई है, आपकी साइंस के टीचर पहुंच नहीं पाए 5 बजे तक, तो मैंने सोचा लाओ, एसएसटी के टीचर ऑलवेज अवेलेबल। सब पानी पियो ठंडा। रेडी? नया चैप्टर है आज से। हाँ जी, नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। एक बार सारे बच्चे आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं हम। 9 दिनों में मां की पूजा अर्चना आराधना करना, उनसे विनती करना, क्या कि जैसे हम देख रहे हैं ना कि वी ऑलवेज सी दी सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, सब्जुगेशन फेस कर रही है, लेकिन लेट मी टेल यू कि दोनों ही जेंडर मिलके इस दुनिया को दुनिया बनाते हैं ना, तो वो पूजनीय है। फीमेल जेंडर अपने आप में क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो आराधना के योग्य है। तो ये 9 दिन अपनी अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ में है, लेकिन ये 9 दिन आपको ये याद भी दिला रहे हैं कि साल भर हमें क्या करना है। साल भर हमें हर बेटी, हर पत्नी, हर माँ की वही तरीके से, उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना है। वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया को कंप्लीट बनाती है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो, आज नहीं है मेरा बर्थडे, कल बना लिया अपन ने। चलिए, सारे बच्चे आ भी गए। तो भाई साहब, कहानी क्या है? देखो, कहानी मैं बताता हूं आपको। कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये जो चैप्टर है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में द थिंग इज कि मेजर पार्ट जो वो डिलीट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है चैप्टर का। मतलब ये तो कभी आते नहीं है। ये वाला पार्ट जो डिलीट हो चुका है। क्यों डिलीट हो चुका है? तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स एलिमिनेटेड है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एलिमिनेटेड है। लेटेस्ट टॉपिक जो इधर से बड़ा चल रहा है लेकिन इधर से छोटा चल रहा है, क्या सिस्टम है इसमें? 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 5। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स डिलीटेड है।
ठीक है, ये वाला टॉपिक भी डिलीट है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये वाला पार्ट भी डिलीटेड है कि किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो क्या करती है, वो करती है एक तरह से प्रोडक्शन टेक ओवर करती है अलग अलग कंट्रीज में। फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ये वाला पार्ट भी डिलीटेड है, फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, दिस पार्ट इज ऑल्सो डिलीटेड। फाइन, चाइनीज टॉयज इन इंडिया वाला पार्ट भी डिलीटेड है। वैसे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन पता नहीं सीबीएसई ने इसको क्या कर दिया है, इसके ऊपर केची उस तरह चला के इसको बहुत छोटा कर दिया है। तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एक ये वाला टॉपिक, और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन ये वाला टॉपिक। ठीक है, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन ये वाला टॉपिक, ये 2। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के जैसे अगर आप देखोगे तो 3-4 मतलब फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन समझना है हमें, और टेक्नोलॉजी वाली चीज समझना है, और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझना है। तो 3 पेजेस जो है चैप्टर के सिर्फ इतना ही पढ़ना है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे क्या करें, हाँ स्टेट बोर्ड सर, स्टेट बोर्ड, हम स्टेट बोर्ड के बच्चे हम क्या करें, तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि मैंने इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी डाल के रखा है। कहां पे, यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब पे से। डाउट अगर आपको किसी भी पार्ट में है तो डाउट पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया चैप्टर। नहीं समझ में आया स्टेट बोर्ड वाले बच्चे? कितने बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं एक बार जरा समझे तो सही, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का भी दुख रहता है यार अलग। ठीक है, तो बताना मुझे हाँ कि यस किसी भी स्टेट बोर्ड से, बी नो किसी भी स्टेट बोर्ड से नहीं है, मतलब सीबीएसई वाले, नो मतलब सीबीएसई वाले, बताना जरा। सेलेक्ट करना, चैट में मत लिखो, सेलेक्ट कर लो। पोल आया एक, पोल आ गया, मतलब एक सर्वे पोल आया कि सीबीएसई बोर्ड वाले कितने बच्चे, सही सेलेक्ट करना, तो उस हिसाब से क्या रहता है हमें समझ में आता है। एक दिन का चैप्टर है, बस एक ही दिन का चैप्टर है। हाँ जी, अभी चल रहा है पोल चल रहा है। तो अपन ग्लोबलाइजेशन से शुरू करते हैं। What do you understand by the term globalization? कहीं सुना लग रहा है क्या? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से सुना लग रहा है क्या? ग्लोबल वर्ल्ड में भी हमने क्या देखा था? व्हाट इज अ ग्लोबल वर्ल्ड? जब दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है तो वो ग्लोबल वर्ल्ड कहलाता है ना? व्हेन वी आर कनेक्टेड तो वी आर मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, जब हम कनेक्टेड हैं तो हम एक ग्लोबल वर्ल्ड बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपको ग्लोबलाइजेशन से क्या समझ में आता है, बताओ। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है जिसमें वर्ल्ड आपस में जुड़ रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ग्लोबलाइजेशन। 13% बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं। 13% है, मुझे तो नहीं पता था। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें वर्ल्ड आपस में जुड़ रहा है एक दूसरे से। कैसे जुड़ रहा है? तो हम ट्रेड के थ्रू जुड़ रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़ रहे हैं, हम सर्विसेज एक दूसरे को दे रहे हैं उसके थ्रू जुड़ रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, हम उसके थ्रू जुड़ रहे हैं। तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फाइन, समझ में आई मेरी बात? तो क्या है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी आर कनेक्टेड विथ द वर्ल्ड। ठीक है, हम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है, वो जो इंटरडिपेंडेंसी डेवलप होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ में, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दिख रहा है सभी को? दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो वही चीज यहां पे अपने को पढ़ना है कि इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. ठीक है, तो पास्ट 2 or 3 decades में हमने क्या देखा है? ज्यादा से ज्यादा क्या होते चले गए?
लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले गए फॉर प्रोडक्शन. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज आर राइजिंग. अब आप दो तीन शब्द आपके सामने आ रहे होंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया एक शब्द, दूसरा शब्द क्या हो गया, जैसे अगर आप देख रहे हैं एमएनसी एक शब्द हो गया आपके सामने. और ये सारे शब्द क्या है सर? तो अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं. सुनो, मेरी बात सुनो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं सीबीएसई में उतना ही आना है, उससे ज्यादा नहीं आना है. स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का वेरी करता है, कुछ स्टेट बोर्ड का भी नए सीबीएसई के पैटर्न पे आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है. तो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग जितना हम सीबीएसई को एक सेट मान के चल रहे पैटर्न उतना करते हैं. जिनका रह रहा है तो मैंने बता दिया, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दी कह सकते हैं फुल चैप्टर ऑन यूट्यूब. तो अगर आप देखोगे तो पूरे पूरे चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आ जाओ. तो इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. ठीक है, क्यों? पहला सवाल यहां पे बनता है, एमएनसी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है. तो मैं आपको एक एक करके ब्रेकअप में सारी चीजें बताता हूं. बहुत पहले की कहानी है, जब क्या होता था कि एक देश है, दूसरा देश है, ये देश वाले इनके देश में जो होता था वो प्रोड्यूस करते थे, खाते पीते थे, खुश रहते थे. ये देश वाले इनके देश तक सीमित थे, जो प्रोड्यूस होता था वो रखते थे अपने पास में, खाते पीते रहते थे, खुश रहते थे. ठीक है, तो ऐसे दोनों का अलग अलग सिस्टम चल रहा था. अब अगर आप देखोगे तो अब आगे क्या कहानी बढ़ेगी. अब एक कदम और आगे बढ़ने पर आपकी कहानी ऐसी बढ़ती है कि अब क्या हुआ कि इस देश में कुछ लोग पैसा ज्यादा कमा लिया, बड़े हो गए. अब उन लोगों को क्या चाहिए था, अब उन लोगों को चाहिए था कि वो और अपना प्रोडक्शन आगे तक पहुंचाए. ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्शन आगे तक पहुंचाने के लिए गुड्स यहां से यहां पहुंचाने लगे. अब यहां से यहां गुड्स पहुंचाते थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना गुड्स यहां बना लिए जाए. क्यों? क्योंकि यहां उनका सस्ते में काम हो जाएगा. तो अब जब एक देश की बड़ी बड़ी कंपनी, जो लोग बड़े हो गए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बना ली, बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरे दूसरे देशों तक पहुंचती है ताकि वो कम पैसों में अपना प्रोडक्शन करवा सके, तो वो कंपनियां क्या कहलाएंगी, वो जो जितनी भी कंपनियां हैं तो वो कंपनियां क्या कहलाएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज. क्यों? क्योंकि वो एक देश तक सीमित नहीं है, वो कंपनी एक से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच गई है, वो कंपनी मल्टीनेशनल हो गई है. ठीक है, तो ऐसे एमएनसीज बनती है या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज बनती है जिनका प्रोडक्शन जो है एक या एक से अधिक देशों तक रहता है, एक से अधिक एरियाज तक होता है. ये दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज. ठीक है, अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, ये देखती है कि कहां सबसे सस्ते में काम होगा, हम वहां जाके अपना प्लांट लगाएंगे. चाइना में आईफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएसए में नहीं हो सकते मैन्युफैक्चर, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया बट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. क्यों? क्योंकि चाइना में उनको सस्ता लेबर मिल जा रहा है. तो वो क्यों कर रही है और ऐसा कि इस देश से उस देश, ताकि उनका कॉस्ट बच जाए, पैसा कम लगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क, कि वो क्या करती है, मल्टीपल नेशंस में अपना प्रोडक्शन करती है. और कैसे करती है, तो अब यूएसए से पैसा जाएगा, चाइना में प्लांट लगेगा, चाइना में प्लांट लगने के बाद वहां प्रोडक्शन चालू होगा. तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. कौन लेके जाएगा, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज ही जिन जिन देशों में जाएगी वहां वहां अपना पैसा लगाएंगी, है ना. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग. तो जहां पे सस्ते में काम होता है मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पहुंचती है, वहां वो क्या करती है, वहां वो अपने प्लांट्स लगाती है, वहां पे वो अपना पैसा लगाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाती है. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली. एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि अब मान लो एग्जांपल वही दे रहा हूं कि ये यूएसए की कंपनी ने चाइना में प्लांट लगा लिया, वहां पे आईफोन बना लिए. अब वो जो आईफोन वहां पे बनाए ना, तो वो आईफोन ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के लोगों के लिए ही बनेंगे, वही चाइना में बने हुए आईफोन पूरी दुनिया में क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे. वही चाइना में बने हुए आईफोन पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होंगे. तो अब आपको समझना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज. फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो कंट्रीज में जो प्रोडक्ट बने हैं ना, तो एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली. तो अब वो जो प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं. और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं. एक एक शब्द पकड़वा रहा हूं, फिर इस पर कहानी बनाएंगे अपन. ठीक है, फॉरेन ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली. A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. और ये जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है ना, तो इन फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, कि वो यहां से रॉ मटेरियल खरीदती है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, यहां पे बेचती है. तो मल्टीपल नेशंस का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, फॉर इंस्टांस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स in India not only produces cars for the Indian market, it also exports cars to other developing countries and export car component for its
मेनी फैक्ट्रीज अराउंड दी वर्ल्ड, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है फोर्ड मोटर्स, फोर्ड एंडेवर, ठीक है, फोर्ड का भी एक रौला था एक समय पे, लेकिन फिर क्या हो गया, कंपनी चले गई इंडिया से, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो फोर्ड मोटर्स जब इंडिया में आई थी ना, तो वो यहाँ पे सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए गुड्स नहीं बनाती थी, यहाँ जो कार्स बनती थी वो कार्स वर्ल्ड के दूसरे मार्केट में भी जाती थी। तो ये वही बताया जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड होता है और इस फॉरेन ट्रेड को मेजरली एमएनसीज कंट्रोल करती है, ठीक है। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स, सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो इन सर्विसेज। और इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा ही काम करती है जो एक देश से दूसरे देश तक सामान को बेचती है, सामान, सर्विसेज वगैरह ये सारी चीजें करती है। अब ये जो सब कुछ बताया आपको, तो ये बताने के पीछे का कारण क्या था समझना, ये बताने का पीछे का कारण था कि आपको ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस समझ में आए। आ जाओ, अब कनेक्ट करना है, अभी जो आपने पढ़ा है उसको कनेक्ट करवा रहा हूं, सारे बच्चे समझना, जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार फिर से समझा रहा हूं और कनेक्ट करना आपको। क्या कि भैया देश में कुछ, दुनिया में कुछ एमएनसीज नाम की मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस कह लो, कंपनीज कह लो, एक ही चीज है। ये एमएनसीज क्या करती है ना, ये एमएनसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है मतलब वो, मान लो कोई कंपनी यूएसए की है तो यूएसए से पैसा लगाएगी चाइना में, क्यों लगाएगी, तो दे लुक फॉर दी एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, कम दाम में पैसा, कम दाम में प्रोडक्शन हो जाए, तो वो वहां पे पैसा लगाएंगे और पैसा लगाने के बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां करने के बाद में वो कंपनीज क्या करेंगी, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे ना, तो उन गुड्स को क्या करेंगी, उन गुड्स को वर्ल्ड के अलग अलग जगह बेचेगी, तो उस वहां पे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड होगा, ठीक है, फॉरेन ट्रेड होगा, फाइन। मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है तो उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में मल्टीपल नेशंस कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं से सामान लिया जा रहा है, कहीं बेचा जा रहा है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल नेशंस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसको कनेक्ट करने में एजेंट का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है, फॉरेन ट्रेड एक तरह का है, क्या हो रहा है, एक वो फिनोमेना है जिसके थ्रू कंट्रीज जुड़ रही है और उसको जोड़ने का काम, एजेंट का काम कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना। मल्टीनेशनल कंपनीज इस फॉरेन ट्रेड को पॉसिबल करवा पा रही है। और ये फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है, इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, चैट में बताओ, ये जो वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है, इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी बताओ, इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, चैट भर दो, हेलो कहते हैं सर इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चा, तो इस वर्ल्ड के कनेक्ट होने को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब तुम्हें ग्लोबलाइजेशन थोड़ा आसान 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 समझ में आया, बताओ अब तुम्हें ग्लोबलाइजेशन थोड़ा थोड़ा आसान समझ में आया, वही चीज यहां पे बताई गई है, बताओ जरा फटाफट से तेजी से, ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना, ग्लोबलाइजेशन के एजेंट, एमएनसीज, फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वही चीज है, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन द ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। तो वही हो रहा है कि जैसे जैसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एक जगह से दूसरी जगह पैसा लगाएगी तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेचेगी, फॉरेन ट्रेड होगा, और जब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा तो आपस में क्या होगा, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस दी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, देयर विल बी ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ, कह सकते हैं, देयर विल बी ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रीज आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, ये डेफिनेशन मिल गई आपको। तो ग्लोबलाइजेशन is this process of rapid integration or interconnectionness between the countries। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन यही प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन है बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। गॉट माय पॉइंट।
इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सटीक है, समझ में आ गया, क्लियर एकदम फाइन, इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक मेजर रोल प्ले करती हैं। फाइन, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं तो वो एजेंट की तरह काम करती है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज को इस पूरी प्रोसेस का एक एजेंट, एक कैटलिस्ट बताया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का, कि मल्टीनेशनल कंपनीज के चलते ज्यादा से ज्यादा गुड्स इधर से उधर जाते हैं, सर्विसेज जाती है, इन्वेस्टमेंट जाती है, टेक्नोलॉजी जाती है, ठीक है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टेक्ट, ठीक है, आज के समय में ज्यादा से ज्यादा रीजन जो है वर्ल्ड के वो आपस में जुड़े हुए, क्लोजर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। और उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आज ग्लोबलाइजेशन इतना क्यों तेज हो गया है? जैसे हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि ऐसा नहीं कि वर्ल्ड पहले नहीं जुड़ा था, फूड के एविडेंसेस हैं और मल्टीपल एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वर्ल्ड पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज इतनी कनेक्टिविटी बेहतर क्यों है? तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, फैक्टर और एजेंट अलग अलग हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉरेन ट्रेड कर रही है, जिससे रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शननेस हो रही है। लेकिन इस रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शननेस में आज आपको बहुत तेजी क्यों दिख रही है? तो उसके पीछे अलग फैक्टर है, वो अभी अब आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन पहले ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस के एजेंट्स क्या है, कैटलिस्ट क्या है, वो समझ में आया, ठीक है। तो अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गुड्स और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी ही मूव करती है। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, ठीक है। गुड्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के मूवमेंट के अलावा भी, ठीक है, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों के मूवमेंट से भी वर्ल्ड जुड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि सिर्फ ट्रेड नहीं होता है ना, क्या होता है, इंसान भी इंडिया से यूएसए जाते हैं, यूएसए से इंडिया आते हैं, इंडिया से चाइना नहीं जाना है, ठीक है। तो सारी जगह जाते हैं, एक दूसरी जगह जाते हैं, वहां का कल्चर सीखते हैं, अपना कल्चर वहां के लोगों को सिखाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के अलावा भी आपको क्या देखने को मिलता है? देयर इज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। देयर इज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। यूजुअली क्या देखने को मिलता है? यूजुअली यू विल सी पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। लोग क्यों मूव करेंगे? लोग इसलिए ही मूव करते हैं कि लोगों को बेटर क्या चाहिए, लोगों को पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। लोगों को बेटर एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, जॉब चाहिए, ये सारी चीजें, और उस चक्कर में लोग मूव करते हैं, है ना, उस चक्कर में लोग मूव करते हैं। इन द पास्ट few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये restrictions पे, ठीक है, पिछले कुछ समय में जैसे देखोगे तो इस मूवमेंट पे कुछ restrictions भी हैं। इन मूवमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखोगे तो। अच्छा, चैट चालू है, अरे रे रे लगे हुए हैं चैट में, गधों की तरह लगे हैं। ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? तो उसका एक एग्जांपल है, जैसे कोविड के टाइम पीरियड में क्या हुआ? कोविड के टाइम पीरियड में देखेंगे ना कि वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्टेडनेस थी वो कम हुई है। अब जैसे आप देखोगे तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए वगैरह में वीजा उतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण भी है। लेकिन वो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण है तो वो भी कुछ कारणों से है। जैसे कोविड के टाइम पीरियड में रिस्ट्रिक्शंस लगे थे जिससे मूवमेंट ऑफ पीपल को रोका गया था। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ये सोचती कि लेस डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ के हमारे रिसोर्सेस में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। तो देयर आर दीज रीजंस, ठीक है, देयर आर दीज रीजंस जिसके चलते कभी कभी ये मूवमेंट में आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलती है। अब मुझे बताओ, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन अपने आप में क्या प्रोसेस है वो समझ में आ गया? आर यू गाइज एबल टू आइडेंटिफाई दिस कि ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस अपने आप में तुम्हें समझ में आई कि नहीं? बताओ। ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस अपने आप में तुम्हें समझ में आई कि नहीं? बताओ।
अब आएंगे हम फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, उस चीज को समझ। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, उसके एजेंट, फॉरेन ट्रेड, एमएनसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। बहुत इजी चैप्टर है, आई कैन बेट ऑन दिस। एक बार में चैप्टर समझ में आता है और बहुत आसान है ना। 2 मिनट का चैप्टर है पूरा बस। कल इसका पोल सेशन भी कर लेंगे और अपन यूट्यूब पे। वर्ल्ड ट्रेड आएगा क्या? नहीं, वर्ल्ड ट्रेड कुछ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना। ले देख देख देख, अभी चैप्टर चालू नहीं और बचा, मुझे कितना टॉपिक और बचा है। एक और टॉपिक बचा है, लास्ट पैराग्राफ फिर से बता दो, ठीक है। जो बच्चे लेट हुए तो क्यों हुए लेट, किसकी गलती? मेरी गलती। लेट हुए हैं सर हम, बहुत मारता हूं मैं लेट हो जाते जो बच्चे, चमगादड़ बना देता हूं मैं। तो देखो क्या है कहानी, एक बार फिर से बताते रहो जो बच्चे अभी ज्वाइन किया। देखो हमने इतना पार्ट पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो पास्ट समय में हमें देखने को मिला है कि एमएनसी जो थी, मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में फैली रहती है, वो ये लोकेशंस देखती कि कहां सस्ते में काम हो जाए, फिर वो वहां अपना पैसा लगाती है, मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से वहां गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं गुड्स को क्या किया जाता है, फिर उन्हीं गुड्स को एक देश से दूसरी जगह बेचा जाता है, मतलब फॉरेन ट्रेड होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है और फॉरेन ट्रेड से जो इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप हो रही है, ठीक है, एक इंटीग्रेशन हो रहा है मार्केट्स का, ठीक है, जिसको एमएनसी सपोर्ट कर रही है। फाइन, जिसको एमएनसी कह सकते हैं ना, एक तरह से फ्यूल कर रही है मल्टीनेशनल कंपनीज। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। फाइन, तो द ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन दी कंट्रीज। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है, तो इस ग्लोबलाइजेशन में गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी सबका मूवमेंट होता है और सिर्फ गुड्स सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता है। हमने देखा इसके अलावा देयर इज वन मोर मूवमेंट, वो क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। क्यों मूव करते हैं? जॉब्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। फाइन, लेकिन पास्ट कुछ समय में हमें देखने को मिला है क्या कि लोगों की इस मूवमेंट पे क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। जैसे कोविड एक क्लासिकल एग्जांपल है किस चीज का, कि भैया जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो लोगों ने एक दूसरे के देश में आने जाने से रोक लगाई। क्यों? मतलब बैठे रहे, चाइना नहीं तो क्या कर देगा, तो हमारे यहां भी क्या ले आएगा, वायरस ले आएगा। तो लोगों ने क्या किया, इस कारण से लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, कंट्रीज ने लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ठीक है। तो वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब एक बात निकल के आई क्या, कि हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कनेक्टेड तो हम बहुत पहले से थे, लेकिन आज वो जो कनेक्शन है ना, वो और स्ट्रांग हो गया है। तो ग्लोबलाइज तो वर्ल्ड पहले भी था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रांग हो गया और फास्ट हो गया और रैपिड हो गया है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? ऐसी क्या चीज हुई कि ग्लोबलाइजेशन और फास्ट हो गया और मजबूत हो गया और इंटीग्रेटेड हो गया? तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन है। क्या फैक्टर है जिससे ग्लोबलाइजेशन हुआ है? क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे का टॉपिक समझ में आएगा कि व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। किन कारणों से ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? बता दो जरा जल्दी। क्वेश्चन समझना है मेन तो। अरे आंसर ना दे, बहुत मारूंगा अभी। अभी पूछा क्या मैंने आंसर? मैं आंसर नहीं पूछ रहा बाबू, मैं तो बोल रहा हूं कि पहले सवाल समझो, तब जवाब देने का मजा है। तो तुम्हें सवाल समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन आज बहुत चरम पे है अपने, रैपिड इंटीग्रेशन है, बहुत फास्ट है कनेक्शन जो है वर्ल्ड में। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, है ना। इमोजी मैंने बंद करें क्योंकि तुम इमोजी इमोजी पहुंचाते रहते हो फिर। ठीक है, गुड।
बढ़िया। अब जैसे अगर हम देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो फैक्टर्स जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें क्या आ जाएगा, पहला फैक्टर जो है आपका, पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, ठीक है। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या तात्पर्य है कि कुछ भी कर लो टेक्नोलॉजी में, मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी से लगा के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक, हर चीज, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हर एक छोटी बड़ी चीज जो टेक्नोलॉजी के अंडर में आ रही है ना, जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले क्या करना पड़ता था, पहले कोयला डाल डाल के वो कोल इंजन जो चलते थे, तो वो क्या बोल सकते हैं, हीट प्रोड्यूस होती थी, उससे ट्रेन चलती थी, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। और आज क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, तो आज ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी की उससे चलती है, धांधू चलती है, डीजल इंजन आ गए, पेट्रोल इंजन आ गए, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, ठीक। तो ये क्या है कि पहले ट्रेन स्लो चलती थी, कोयला डालना भूल गए तो फिर क्या है, ट्रेन नहीं चलेगी आगे। लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आज ट्रेन और तेजी से चलती है, तो जिससे क्या हो रहा है कि पहले जिस ट्रेन को पहुंचने में 12 घंटे लगते थे वो 6 घंटे में पहुंच रही है। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो पहले क्या है कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन आज नहीं लग रहा है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। तो मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था, कबूतर जा जा जा, कबूतर को ऐसे पहुंचाया जाता था और तब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचते थे। आज क्या है, आज आप वही कबूतर का आपने क्या बना दिया, ट्विटर तो बेचारा गया, वो कबूतर का मर्डर हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो जैसे वही है कि मतलब आज क्या मैसेज पहुंचाना है, तो आज मैसेज पहुंचाना है तो आपको सिर्फ टाइप करना रहता है, सट से मैसेज निकल जाता है आपका। तो ये टेक्नोलॉजी एक तरह की, और वो टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग हुआ है, इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रांग हुआ है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है, तो वो टेक्नोलॉजी एक फैक्टर बनी है जिससे ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वही टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, कनेक्शन स्मूथ हुआ है, फास्ट हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। स्टिमुलेटेड मतलब किसी चीज को आप फास्टन अप कर देते हो ना, किसी चीज को आप तेज कर देते हो। तो टेक्नोलॉजी एक एग्जांपल है किस चीज का, कि रैपिड इंप्रूवमेंट जब टेक्नोलॉजी में हुआ तो वो एक मेजर फैक्टर बना जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 इयर्स have seen several improvements in transportation technology। पिछले 50 सालों में आपको क्या देखने को मिला है, पिछले 50 सालों में आपको देखने को मिला है, फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years have seen several improvement in transportation technology। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर रेट्स। और उससे क्या हुआ है कि पहले सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अपने आप में बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि अब डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, जिससे क्या है कि और ज्यादा गुड्स लोग पहुंचाएंगे तो और ज्यादा कनेक्ट होंगे, और ज्यादा कनेक्ट होंगे, मतलब ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग हुआ है। समझ पाए हो पहला पॉइंट कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो पहला फैक्टर है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कनेक्शन जो इंटरकनेक्शन वो स्ट्रांग हुआ है। और उस इंटरकनेक्शन के स्ट्रांग होने से आपको क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि उस इंटरकनेक्शन के स्ट्रांग होने से आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है फास्ट एनफ हुआ है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर दो एग्जांपल ऐसा आ जाता है कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज मेड द ग्लोबलाइजेशन, या फिर हाउ टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझे मेरी बात को कि टेक्नोलॉजी से कैसे ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग हुआ है, 2 एग्जांपल के साथ समझाओ। तो वो 2 एग्जांपल में आपका पहला एग्जांपल तो क्या जाएगा, पहला एग्जांपल यह जाएगा कंटेनर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड। आपने देखा ये पुरानी हिंदी पिक्चरों में वो एक क्या बोल सकते हैं ना, क्या नाम था यार वो विलन का, वो विलन का जब चेहरा आता था तो कहाँ है करके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, ठीक है। और चिकारा भाई, ठीक है, चिकारा भाई थे, ध्यान आ रहा तुम्हें। तो वो चिकारा भाई की पिक्चरों में यही होता था कि वो जिस पिक्चर में चिकारा भाई विलन बनते थे तो लास्ट के सीन जो होते थे तो हीरो की बूढ़ी माँ को पकड़ के ले जाया जाता था और ऐसे ही कहीं पे कंटेनर ये जमे रहते थे,
कंटेनर जहां जमे रहते थे वहीं पे गोलियां चलती थी, छुप छुप के एक दूसरे को ढूंढते थे कंटेनर्स के पीछे टाए टाए। तो ये कंटेनर्स जो तुमने पुरानी पिक्चरों में अगर देखे होंगे, तो आजकल तो पिक्चरों में दिखाते भी नहीं यार कंटेनर। आजकल पिक्चरों में दिखाते कंटेनर में से क्या है, गेट खुलता है, गाड़ी लेकर कूदता है ढूंढ। तो पहले कंटेनरों का अलग इस्तेमाल था, लेकिन इसका रियल इस्तेमाल जो है पिक्चरों के अलावा, रियल इस्तेमाल ये है कि पहले क्या होता था ना, पहले एक सामान का एक कार्टन है तो उस कार्टन को रखते थे, फिर दूसरा कार्टन है उसको रखते थे, फिर तीसरे कार्टन को रखते थे, फिर वो एक कार्टन को उतारते थे, फिर दूसरे कार्टन को उतारते थे, फिर तीसरे कार्टन को उतारते थे। तो सामान को आने जाने में जितना समय लगता था उससे ज्यादा समय उसको उतारने चढ़ाने में लग जाता था। ठीक है, दिक्कत थी। तो इस कारण से क्या होता था कि उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता था। फिर क्या होता, जब कंटेनर्स को इन्वेंट किया गया ना, कि कंटेनर्स को कैसे इन्वेंट किया गया कि कंटेनर के अंदर सामान भर दो, अब एक कंटेनर उठाया रखा, चलो आगे बढ़ो, दूसरा कंटेनर उठाया रखा, आगे बढ़ो। तो कंटेनर से क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है और फास्ट हो गया, स्टोरेज और मूवमेंट दोनों फास्ट हो गया। तो एक एग्जांपल दिया कि कैसे ये टेक्नोलॉजी है ना, कि पहले आप एक एक सामान को उठा के रखते थे, अब आपने सारा सामान कंटेनर में भर दिया, कंटेनर को उठा के रखते हो, तो कंटेनर भी एक तरह की टेक्नोलॉजी हो गई। तो एक एग्जांपल वही दे रहे कि कैसे टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है फास्ट इनफ हुआ है। तो उसका एग्जांपल ये है कि कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। तो कंटेनर के कंटेनर उठा के क्या है, कंटेनर के अंदर गुड्स भर दिए, और वो कंटेनर के कंटेनर उठा के क्या कर दिए जाते हैं, शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स और ट्रक्स में डाल दिए जाते हैं। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। और ये कंटेनर के बनने से क्या है, पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट जो होता है ना, पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि अब पोर्ट्स पे आपको सिर्फ क्रेन से एक कंटेनर इसका, एक कंटेनर तेरा, एक कंटेनर उसका, ऐसे छाटना रहते हैं। तो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट बहुत लो हो गया है, ठीक है। एंड इंक्रीज द स्पीड विथ विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। और अब फटाफट सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines। तो अब क्या है, आपको बस बड़े बड़े जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उनके अंदर कंटेनर घुसाते जाना है और चल बेटा उड़ जाओ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ, ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट करने लगे, वर्ल्ड में ज्यादा कनेक्टिविटी बैठी, ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हुआ। एक एग्जांपल ये था, ठीक है, एक एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल वैसे अगर आप टेक्नोलॉजी का देखोगे तो दूसरा एग्जांपल क्या है टेक्नोलॉजी का, समझना। मैं भी आपको बता रहा हूं कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो दूसरा एग्जांपल टेक्नोलॉजी का क्या है, ये रहा कि इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी जो इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर डेवलप हुआ ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, तो उससे और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तेज हुआ है। कैसे, तो in recent times technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly, ठीक है। recent time period में आपको देखने को मिलेगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है ना, कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर के लिए, ये सारी चीजों के। और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स। तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब एक जगह दूसरी जगह बात करना, ये बात करने का कम्युनिकेशन। इनफैक्ट आज तो आप देख रहे हो, तो आज तो आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी से, पहले क्या है, पहले पैसे बहुत लगते थे कम्युनिकेशन के, फोन के, इन सारी चीजों के। अब इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू तो फ्री हो रही है ना चीज एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, तो ये टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर यूज्ड टू कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। एक जगह से दूसरी जगह बात करना, रिमोटेस्ट एरिया मतलब दूर दराज के गांव में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। दिस has been facilitated by satellite communication devices। और ये पॉसिबल हो पाया क्यों, क्योंकि इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस सिंपल तरीके से काम करता है क्या, कि पहले वायर्स वगैरह सब कुछ पहुंचाने पड़ते थे एक जगह दूसरी जगह, जैसे इंटरनेट के आज भी वायर चलते हैं, सी लेन्स में वायर्स हैं इंटरनेट के। लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट इंटरनेट जब जिस दिन आ जाएगा ना स्टारलिंक, तो उस दिन और चीजें आसान हो जाएगी। अब क्या करना होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है आज भी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक सैटेलाइट छोड़ के रखी है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, तो आपने जो भी आपको मैसेज पहुंचाना है, आपने आपका मैसेज यहां पहुंचाया, ठीक है, और यहां से वो मैसेज वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में डिलीवर हो जाएगा, समझे, ये कम्युनिकेशन चलता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। फाइन, क्या हुआ, तो की तरफ बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ, तो एंड कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। as you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also
ventured into the amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know. ठीक है, तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू कितना हम कनेक्टेड हो गए, इंटरनेट के थ्रू आज आप कोई भी कहीं भी कैसी भी इंफॉर्मेशन बैठे बैठे निकाल सकते हो. ठीक है, इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जैसे ईमेल्स. बुक तो पुरानी चल रही है, अब तो इंटरनेट पता नहीं क्या क्या करने देता है आपको, ईमेल तो छोटी चीज हो गई. इन टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट. तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल कि कैसे टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है. तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, ये दो एक टॉपिक के अंदर दो टॉपिक निकल के आ गए कि व्हाट आर दी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. तो ट्रांसपोर्टेशन से ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है और ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन वाला प्रोसेस फास्ट हुआ है. ठीक है, दो आपने पॉइंटर्स लिख दिए, दो पॉइंटर्स लिख दिए. अब ये दो पॉइंटर्स लिखने के बाद में इसका एक एग्जांपल यहां पे ये भी दिया गया है कि कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर शॉर्ट में जिसको हम आईटी बोलते हैं, उसने एक मेजर रोल प्ले किया इन दी स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज. गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसमें ट्रांसपोर्ट था, लेकिन सर्विस को भी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हो, सर्विस मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एजुकेशन, भोपाल में बैठा हूं, तुम कहीं बैठे हो कश्मीर में, तुम कहीं बैठे हो कोई तमिलनाडु में, हम सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, कनेक्टेड है. ठीक है, मैं अपनी टीचिंग की सर्विसेज तुम तक पहुंचा पा रहा हूं. कैसे? तो वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है. ठीक है, आईटी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. वो आईटी सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो एग्जांपल यहां पे है कि कैसे आईटी को ग्लोबलाइजेशन में क्यों, क्या हो रहा है यार, लैग हो रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ. हाँ, इंटरनेट तो सही है, स्पीड फ्लक्चुएट नहीं हो रही. हाँ हाँ रुको, लैग हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने देख लिया. करा जाए कम्युनिकेट, हो रहा है लैग. यहां तक समझ में आया? आई गेस नाउ इट्स गुड. अभी लैग नहीं हो रहा है, अभी लैग नहीं हो रहा है. सही है, अभी ठीक है ना? अभी अभी now it's good, 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 now good. Yes, छुट्टी मांगे, पढ़े ना यार अंदर से. हाँ, रिकैप करवा दे रहा हूं एक बार. ये एक एग्जांपल दे दूं फिर रिकैप करवाऊंगा. एक बार में रिकैप करवा दूंगा, घबराओ ना. नेट का इशू नहीं था, नेट का इशू नहीं था, ऐप का इशू था. ठीक है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन. एक थोड़ा एग्जांपल से समझा दे तुम्हें जरा. आईटी क्या होता है? आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो चीज है, जैसे इंटरनेट हो गया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के मॉडल्स हो गए, ये सारी चीजें, इसकी मदद से कैसे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंप्रूव हुआ है, या फिर कह सकते हैं इसकी मदद से कैसे वर्ल्ड कनेक्ट हुआ, उसका एक एग्जांपल यहां दिया गया है. जैसे एग्जांपल में क्या बताया गया है, एक न्यूज मैगजीन पब्लिश होती है लंदन में. ठीक है, फाइन. अब अ न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज टू बी डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली. इसकी डिजाइनिंग प्रिंटिंग सब दिल्ली में होती है. फाइन. पढ़ेंगे कहां लोग इसको? दिल्ली, लंदन में पढ़ेंगे. हाँ, पढ़ने वाले हैं इसके लंदन में, लेकिन इसका पूरा डिजाइनिंग प्रिंटिंग वगैरह सब दिल्ली में होगा.
द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू द इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस। लंदन में सब कुछ उन्होंने बोल दिया कि लिखना क्या है मैगजीन में, टेक्स्ट पहुंचा दिया, टेक्स्ट दिल्ली ऑफिस पहुंचा दिया, डिजाइनर दिल्ली में बैठा है, ठीक है, द डिजाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग दी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। फोन पे बता दिया कि ऐसे ऐसे डिजाइन कर देना, ये फोटो यहाँ लगा देना, मटेरियल यहाँ लिख देना, ये वो, ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी का उन्होंने वो ऑर्डर दे दिया। द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर। डिजाइनिंग कहाँ पे होती है? डिजाइनिंग कंप्यूटर पे हो जाती है, यहीं पे दिल्ली ऑफिस में बैठ के फोन पे सुनते जा रहा, हाँ सर गोरा कर दूं आपको, ये लो चलो क्या करना है और बताओ, तो उन्होंने पूरा टेलीकम्युनिकेशन करके वैसी डिजाइन कर दी। आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग यहाँ दिल्ली में छप जाएगी वो तो, ठीक है, तो सफदरगंज में छप गई, प्रिंटिंग हो गई, तो आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंदन। और फिर उन्होंने क्या, बाय एयर, एक एरोप्लेन में मैगजीन के बंडल बना के बोल दिया कि ला भाई लंदन में टपका दियो, ठीक है, और वो बाय एयर लंदन पहुंचा दिया। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम द बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली। और पैसे देना था लंदन वालों ने, भाई लंदन के बैंक से पैसे दे दिए, दिल्ली के पैसे ब्रांच में आ गए और भैया ने जाके पैसे निकाल लिए इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के थ्रू पैसे भी दे दिए। तो ये क्या है? ये एक एग्जांपल है कि हाउ आईटी सेक्टर, ठीक है, हाउ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये उस चीज को समझाया है। अब आ जाओ, आप दोनों पार्ट जो अपन ने पढ़े अभी तक इसको समझे अगर हम, तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो क्वेश्चन के टाइप समझना बाबू, हाँ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बहुत सारे आज। एक तो बड़ा क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, ये वाला। क्या बड़ा क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो उन फैक्टर में एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं? फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया पॉइंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही पॉइंट आ गया। अब ऐसा सवाल पूछ ले कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनेबल किया है, या फिर फास्टेन किया है, या फिर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। एग्जांपल के साथ बताओ, तो उसमें आप कंटेनर का एग्जांपल लिख सकते हो और बता सकते हो। दूसरा आपसे पूछ ले कि हाउ इंटरनेट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपको इंटरनेट का भी एक एग्जांपल पता है। अब आपसे सिर्फ यही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो फैक्टर बताओ जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो एक फैक्टर आपका टेक्नोलॉजी है और दूसरा फैक्टर ये है आपका लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फाइन, तो मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ा है वो समझा दिया है। जो टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो एक टेक्नोलॉजी फैक्टर है, टेक्नोलॉजी के अंदर दो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो, और दूसरा फैक्टर जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया है, फास्ट किया, एनेबल किया है, वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो कि अब हम समझेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अभी तक जितना पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो उसके मल्टीपल फायदे कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं तो वो सस्ते में प्रोडक्शन कर सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं तो उनको क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि मोर देन वन कंट्रीज में मार्केट मिल जाएगा, एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा। ये सारे उसके एडवांटेज हैं। यहां तक समझ में आया? अब सेकंड वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि सेकंड फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो सेकंड फैक्टर क्या होगा? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, पहले बताओ अभी जितना रिकैप करवाया वो समझ में आया? यप 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 समझ गए? यस ना बोले जा रहे तरह से, यप यप क्या हो गए? क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मतलब वो ये कंटेनर बने, अलग अलग प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया वाला टॉपिक ना आएगा, मैं वही बता रहा हूं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। इसके बाद के ये जो टॉपिक है, इसके बाद के तो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसके बाद के तो क्वेश्चंस हैं, तो ना ये समिंग अप कुछ आएगा, ठीक है,
ना आपका ये स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक आएगा, ना ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया वाला आएगा, राइजिंग कंपटीशन, डब्ल्यूटीओ, स्मॉल प्रोड्यूसर, लार्ज प्रोड्यूसर, रबी और क्या बोल सकते हैं, पहले आता था ये सब, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब सब नस्तिनाबूद कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिबेट्स ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब सीबीएसई ने हटा दिया है। सीबीएसई ने बस सिंपल कर दिया है, क्या है कि ये जो अभी टॉपिक मैं दोनों बताऊंगा ना, दोनों टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन ही है सारे, जितने आज तक पूछे। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए, लेकिन मैंने वही टॉपिक के क्वेश्चन डाले हैं जो अब जो सिलेबस में आना है उससे आना है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ आ जाओ बेटा। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को मैंने बताया, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे मैंने पूरा एक चैप्टर समझा के रखा है, उसको वीडियो को देख लेना, डाउट सॉल्विंग अपन कर लेंगे, उसको डिस्कस अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ, ये दूसरा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एनेबल किया है। मैं पूरी बुक में जाने से पहले आपको पहले एक बार मोटा माटी सारी चीजें समझा देता हूं। देखो क्या है लिबरलाइजेशन, क्या होता है, और लिबरलाइजेशन किस चीज का कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। एक कहानी बनाते हैं, ठीक है, एक कहानी बनाते, कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी ऐसी है कि एक लड़का था जिसका नाम कुछ एस से आता था, ठीक है, और दूसरा लड़का था जिसका नाम कुछ पी से आता था। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये जिसका नाम पी से आता था, ये लड़का क्या बोलता है कि मेरे देश में क्या है, मेरे देश में सामान अगर बाहर से, जैसे मेरे देश में मान लो कि एक फॉर एग्जांपल मेरे देश में क्या है, मेरे देश में एक शर्ट, ठीक है, मेरे देश में एक शर्ट अगर 20 रुपए की मिल रही है, ठीक है, मेरे देश में अगर एक शर्ट 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन दूसरे देश में जहां पे एस नाम का लड़का रहता है, उनके देश में शर्ट अगर 15 रुपए की मिल रही है, तो वो तो सही मिल रही है, सस्ती। ठीक है, तो मैं क्या कर लूं, मैं ये 15 रुपए वाले शर्ट को क्यों ना, मतलब इस देश से शर्ट बुलवा लूं ना, इस देश से शर्ट बुलवा लूं, तो उससे क्या होगा, इससे मुझे 15 रुपए में ही शर्ट मिल जाएगी, 5 रुपए मेरे बचेंगे, फाइन। लेकिन पहले क्या करती थी गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी। ये फॉरेन ट्रेड हो गया ना, एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करना, ये फॉरेन ट्रेड होता है। तो पहले गवर्नमेंट लेकिन इस ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी। क्यों, कारण बता रहा हूं कि अगर इस देश में 20 रुपए में शर्ट बन रहा है ना, तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पे शर्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो उतना डेवलप नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अभी कंट्री उतना ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से वो लोग क्या करते थे, वो लोग इस कारण से मात्र कितनी भी कोशिश कर ले, वो 20 रुपए से सस्ता शर्ट बेच ही नहीं सकते थे यहाँ के प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ के प्रोड्यूसर्स क्या चाहेंगे कि बाहर से गुड्स नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर बाहर से गुड्स आएंगे तो यहाँ के प्रोड्यूसर्स बोलेंगे तो फिर क्या मैं जॉब छोड़ दूं, है ना। क्यों बोलेंगे वो ऐसा, क्योंकि फिर तो सारे लोग बाहर से ही गुड्स बुला लेंगे, और बाहर से गुड्स बुला लेंगे तो यहाँ के लोग तो फिर क्या है, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स है, लोगों को तो मजा आएंगे, क्या है 15 रुपए में शर्ट मिल गई, लेकिन जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स है ना, वो प्रोड्यूसर्स बेचारे परेशान हो जाएंगे कि हमारे देश के लोग हमसे ही गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि बाहर के देश में सस्ता मिल रहा है। एग्जाम्पल कि हम चाइनीज गुड्स को खरीद तो लेते, लेकिन हमें सोचना होगा कि चाइनीज गुड्स सस्ते हैं, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो डंप कर रहे हैं एक तरह से गुड्स, सस्ते गुड्स दिए जा रहे हैं हमें, और हमें लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट 50 रुपए का, ये 25 में मिल रहा है, ये ले लूं ना मैं। लेकिन हमें समझना होगा हमारे लोग जो हैं तो वो उतना कह सकते हैं कम कॉस्ट पे बना नहीं पा रहे हैं प्रोडक्ट, और हम खरीद नहीं रहे उनसे, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारी कंट्री के, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को इंडिपेंडेंस के बाद में समझ में आ गया था कि अभी हमारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो उतनी ग्रो नहीं हुई है, अभी वो टेंडर्ड स्टेज पे है, अभी उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, अभी आप उनको इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में खुला नहीं छोड़ सकते हो कि जा बेटा लड़ो। दिखती बात है, आप यूसेन बोल्ट बन चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको तुम किसी छोटे बच्चे के साथ जिसने भी रनिंग करना ही सीखी है उसके साथ रेस दौड़ाओगे तो यूसेन बोल्ट तो जीत ही जाएगा। तो वही हमारी गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि बाहर के देशों में सस्ता प्रोडक्ट है अभी, क्योंकि वो डेवलप्ड है, हमारी कंट्री में अभी सस्ता प्रोडक्ट उतना हम बना नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को तो लेकिन ग्रो करवाना होगा, हमारे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट तो करना होगा। तो सरकारों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद में सरकार ने
रिस्ट्रिक्शंस लगाया। किस चीज पे? फॉरेन ट्रेड पे, कि वो जो फॉरेन गुड्स आएंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, उसको रुका, ठीक है, थंबा, ऐसा सिस्टम कि रुको, अभी नहीं जा सकते आप हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हम हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आप ऐसे मोदी जी जगह जगह पे खड़े होकर थोड़ी ना गुड्स को रोकेंगे, उसको बचाने का, या फिर उन गुड्स के ऊपर जो सस्ते आ रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जा सकती है? उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है विथ दी ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? तो ये एक तरह का टैक्स है। तो जैसे बाहर का गुड्स, बाहर की कंट्री में अगर गुड्स 15 रुपए के मिल रहे हैं तो बोल दिया ठीक है 15 में दो, लेकिन तुम हमारे देश में आओगे ना, तो हमारे देश में आ रहे हो, वेलकम, 10 रुपए का टैक्स दो, ठीक है। और ये 10 रुपए का टैक्स क्या होगा? ये टैक्स एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। इस टैक्स को अपन क्या बोलेंगे? ट्रेड बैरियर बोलेंगे। इस टैक्स को अपन टैरिफ बैरियर बोलेंगे, कि आपके ऊपर टैक्स लगा है। तो 15 रुपए का सामान था, बहुत अच्छी बात है, सस्ता बना लेते हो ना, आओ, 10 रुपए का उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा 10 रुपए का मतलब क्या है? कि अब अगर हमारी कंट्री में ये प्रोडक्ट बिकेगा तो ये 25 रुपए में बिकेगा, ठीक है। और हमारे प्रोड्यूसर्स, और अगर हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट है वो तो 20 का ही था, इनसे खरीदोगे ये प्रोडक्ट तो 20 में मिलेगा, बाहर से जो आएगा तो उस पर 10 रुपए टैक्स लगेगा, 25, ठीक है। तो बेचने वाले को भी ऐसा लगेगा कि यार मेरा सामान महंगा हो गया, कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदने वाले को भी लगेगा कि बाहर से सामान आ रहा तो महंगा है। इससे प्रोड्यूसर को तो जो लगना था वो लग गया, लेकिन जो जो कंज्यूमर है उसको जो लगना था वो लग गया, लेकिन प्रोड्यूसर को क्या फायदा है? प्रोड्यूसर को ये फायदा है कि उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और वो कंपीट कर पाएगा फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, ये पूरी सिचुएशन में प्रोड्यूसर को बचा लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में फॉरेन ट्रेड नहीं हो पा रहा है, फॉरेन इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। फॉरेन इंटीग्रेशन नहीं हो पाना मतलब ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, समझ गए? इस पूरी प्रोसेस में मतलब ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन और कनेक्शन होना चाहिए, और वो इंटीग्रेशन और कनेक्शन कब होगा? जब आप किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखोगे, जब आप क्या करोगे? रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दोगे। तो रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करोगे, तो रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने से खूब फॉरेन गुड्स का सेलिंग एंड बाइंग होगा। अरे 15 में दे रहा 15 में दे, तो 25 में दे रहा 25 में दे, लेकिन क्या है? रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई टैक्स बैरियर नहीं है, ट्रेड बैरियर नहीं है, तो इंटीग्रेशन होगा। तो ये जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या? तो व्हाट इज द फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? तो रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, रिमूव कर देना रिस्ट्रिक्शंस को ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देने को ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, और ऐसा कह लो कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इज हेल्पिंग ग्लोबलाइजेशन। बजा दो जरा ताली। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यही टॉपिक है, बस यही पूरा टॉपिक है कि हाउ लिबरलाइजेशन इज द सेकंड फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो सेकंड फैक्टर कैसे बना वो मैंने आपको समझाया। समझ में आया? लिबरलाइजेशन वो सेकंड फैक्टर कैसे बना दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया क्या? बस यही टॉपिक है। पर चाइना वालों के तो टॉय खराब होते हैं, सस्ते होते तो ले लेते हम। उनके टॉय में क्या था? इनोवेशन। वो बंदर कूद रहा है, कुलाटी मार रहा है, तो इसके लिए हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन उन्हें क्या पता कि इंडियन टॉयज में स्ट्रेंथ होती है। ये तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। यस, वेरी गुड, कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, चलो बढ़िया, बेहतरीन। आ जाओ तो अब जरा, अब मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो अब तो जो पढ़ा है वही, जो लिखा है वो पढ़ना है, बस वो फ्लो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो, तो लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज। तो वही है कि यहाँ पे वो चाइना के टॉय आते थे, हमने उस पर टैक्स लगा दिया कि रुको बेटा, कहां जा रहे हो, 10 रुपए का टैक्स दो, तो उनकी जो भी कॉस्ट रहेगी x + 10x हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन? तो इससे ये होगा, दोस हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। ठीक है, जिसको वो टॉय चाहिए उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और बाहर से जब टॉय आ रहा है तो उस पर टैक्स लगी रहा है। तो बिकॉज ऑफ टैक्स बायर्स विल हैव टू पे हायर प्राइसेस ऑन इंपोर्टेड टॉयज। तो बायर्स को अब क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे इंपोर्टेड टॉयज पे। ठीक है, तो
तो वही केस है, समझ में आ रहा है ना, बायर्स को हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो वो जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे हमारे यहाँ, तो अब वो चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, फिर टैक्स लगा दिया, और इससे इंडियन टॉय मेकर जो है उनको फायदा मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, एक एस नाम के लड़के और एक पी नाम के लड़के से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडियन टॉय मेकर जो रहेंगे उसको फायदा मिलेगा। ये एक एग्जांपल हो गया। तो अब इस पूरे एग्जांपल में हमने क्या सीखा? इस पूरे एग्जांपल में हमने सीखा कि टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इफेक्टिवली। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है। टैक्स जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसके ऊपर जब टैक्स लगाया जा रहा है तो वो एक एग्जांपल है ट्रेड बैरियर का, कि आपने रोक दिया किस चीज को, सामान को इजीली मूव नहीं होने दिया आपने। सामान एक जगह दूसरी जगह निकल रहा था, उसका गला दबा दिया, बोल दिया टैक्स लगाऊंगा बेटा रोक, ठीक है। तो ये ट्रेड बैरियर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किस चीज का? टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप, ठीक है, कुछ किसी ना किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ऑल। तो गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of goods and how much of each should come into a country। गवर्नमेंट खेलती है ट्रेड बैरियर्स के थ्रू। कैसे खेलती है? कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यार मेरे देश में अमेरिका से अगर सस्ते मोबाइल आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट बोलती है ले भाई मोबाइल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, तो बहुत सारे मोबाइल्स आएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे मोबाइल्स आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है गेहूं तो हमारे यहाँ इतना प्रोड्यूस होता है, अमेरिका से गेहूं लेके क्या करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम गेहूं मत पहुंचाओ हमारे यहाँ। तो हमने क्या कर दिया कि इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिए। तो गवर्नमेंट क्या करे ना, गवर्नमेंट इस तरह से ट्रेड बैरियर की मदद से क्या कर रहा है, गवर्नमेंट किसी भी गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है कि हमारी कंट्री में कौन सा गुड्स कितना आए और कौन सा गुड्स ना आए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स विथ द ट्रेड बैरियर्स। और ये ट्रेड बैरियर्स जो है तो इनका इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट ने किया। कब किया? लेकिन एक चीज समझना, ट्रेड बैरियर्स की मदद से आप ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हो। आपने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए तो आप ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर दे रहे हो, ठीक है। आपने अगर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए तो आप ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर दे रहे हो, है ना। तो क्या क्या कहानी बन रही है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिपेंडेंस के बाद में? द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने जितना भी फॉरेन से गुड्स आते थे उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिए। बड़ी अजीब गवर्नमेंट है सर, क्यों लगा दिया ट्रेड बैरियर? आना देना था ना गुड्स। लेकिन हमने उस समय पे ट्रेड बैरियर लगाने के पीछे कुछ सोचा। क्या सोचा? वो ये सोचा, दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, ठीक है। क्योंकि उस समय जो प्रोड्यूसर थे कंट्री के अंदर में वो उतने डेवलप्ड नहीं थे, ठीक है, वो भी ग्रो करना सीखेंगे। पहले ही तो ब्रिटिशर्स हमारी हालत खराब करके गए थे, ठीक है। जब छोड़ के गए तो दे प्लंडर्ड अस, लूटेड अस, ठीक है, सारा सोना लेके चले गए, भूखमरी छोड़ के चले गए, फेमाइन में छोड़ के चले गए हमें। तो हम बुरी स्थिति में थे, ऑलरेडी हम बहुत बुरी स्थिति में थे। और जब क्या हुआ, और जब हम बहुत बुरी स्थिति में थे और वो हमें छोड़ के गए, तो हमारी गवर्नमेंट को ये देखना था कि यार अब जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और आज से ही अगर हमने इनको इंटरनेशनल कंपटीशन, फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ में अगर छोड़ दिया तो फॉरेन इंडस्ट्री तो कच्चा चबा जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या 1950s और 60s में competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up। जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप, अगर उन इंडस्ट्रीज को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ में झोंक दिया जाता तो उससे क्या होता, उससे ही आपको देखने को मिलता कि हमारी इंडस्ट्रीज कभी ग्रो ही नहीं कर पाती, ठीक है। वो कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। और इसी के चलते इंडिया ने बोला कि हम हर चीज पे फॉरेन ट्रेड लगाएंगे, लेकिन जो बहुत एसेंशियल है जैसे मेडिसिन वगैरह है तो मेडिसिन वगैरह पे टैक्स नहीं लगा रहे, वो आने दो, वो जरूरी है देश के लिए। जैसे टेक्नोलॉजी अगर कोई आ रही तो वो टेक्नोलॉजी आने दो, लेकिन आप बोलो कि आप गेहूं भी हमारे देश से खरीदो तो बोलते हैं कि हम तो खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो इसीलिए हमने शुरुआत में ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। और ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है?
ठीक है। ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करने का नुकसान यह था कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन में उतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एसेंशियल आइटम क्या है, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इनको हमने अलाउ करा कि ये हमारे देश में आने दो। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मींस, ठीक है। और ये एक ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जब वो, जैसे कभी सास भी बहू थी, तो जब वो डेवलप्ड कंट्रीज अपनी डेवलपिंग स्टेज में थी, तो उस समय पे हर डेवलप्ड कंट्री अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में यही तरीके का इस्तेमाल करती ताकि वो अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सके। अब ठीक है, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए डाउन द लाइन, अब स्टार्टिंग अराउंड, ठीक है, 1991 इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई, हमने लगभग 40-44 साल तक देखा कि अब अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो हो गई है। मतलब ये रहता ना, बच्चा रहता है, जब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ा हो जाएगा तब गलतियां करेगा, चपेट लगती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग अराउंड 1991, ठीक है, सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, ठीक है। कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए भाई साहब, कि अब हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि ये इंडस्ट्रीज अब बच्चा नहीं रह गई है, अधेड़ हो गई है इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत पर्याप्त समय दे दिया है, और अगर इनको इतना प्रोटेक्शन देंगे ना तो सिर चढ़ जाएंगी। ये इंडस्ट्रीज सोचेगी कोई कंपटीशन नहीं है, सस्ता माल बेचो, खराब माल बेचो, अपन ही कोई बेचना है, कोई बाहर से आ ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखा बेटा चर्बी चढ़ रही है तुम्हें, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं, इनको पर्याप्त समय भी दे दिया है, अब जरूरत है कि अपना स्टेटस इंप्रूव करें, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो। और वो कब करेंगे, जब कंपटीशन होगा, ठीक है। अब क्लास में कोई पढ़ता ही नहीं है, तुम्हारी क्लास में 50 नंबर लाने पे टॉप कर जाते हो, तो तुम बोलोगे क्या ही करूंगा पढ़ के, सबके आना 10-20 ही, मेरे 50 आ गए, मैं टॉप करके खत्म बात, अंधों में काना राजा। तो इसके लिए आप कभी पढ़ोगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये देखने को मिल रहा है कि 50 नंबर में तुम क्लास में आखिरी पे आ रहे हो, तुम्हारी क्लास में सब पढ़ रहे हैं, जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मारपीट मची हुई है, ठीक है, कोई टीचर का चमचा बन रहा है, तो कोई क्या कर रहा है कि उस चमचे को मार पीट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में तुम कंपटीशन फील करोगे और तुम भी पढ़ोगे, तुम बोलोगे नहीं 50 से कुछ नहीं होता है, 0.0 मतलब 0.5 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए मेरे। तो कंपटीशन होगा तो आप भी अपनी लिमिट्स पुश करोगे। और वही गवर्नमेंट्स को रियलाइज हुआ क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद में काफी समय तक खाली छोड़ने के बाद में स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम far reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for the Indian producers to compete with the producers around the globe. समय आ चुका है कि हमारे प्रोड्यूसर जो, हमारे पट्टे जो है वो तैयार हो गए, अब इनको प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब जो उनके साथ कंपीट करना चाहिए ताकि अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। It felt that the competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. ये फील हुआ कि अब कंपटीशन होगा तो उससे वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, वो खुद भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ड्यू टू द कंपटीशन, ठीक है। It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organization. और साथ ही साथ उस समय पे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या है, जो चमचे हैं किसके, डेवलप्ड कंट्रीज की। जो ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपना मार्केट खोले, तुम्हें लोन चाहिए हम लोन दे रहे हैं। वही हुआ था 1991 में, वी वर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, और उन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या है, हमने बोला कि वर्ल्ड बैंक हमें लोन देगा क्या, बोला हाँ जी क्यों नहीं देंगे, लो कितना लोन चाहिए, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना होगा, यूएसए को जरा प्रोडक्ट पहुंचाने दो अपने, मतलब वही यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इनका मार्केट खुल जाए, इनका मार्केट खुल जाएगा तो हम इनके मार्केट में घुस जाएंगे, ठीक है, और बदले में इनको लोन दे देते हैं। तो कुछ कह सकते हैं आप क्या, कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस के चलते, फॉरेन या फिर कह लो फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, कह सकते हैं पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के चलते, और कुछ हमारी गवर्नमेंट का भी मानना था कि देयर शुड बी कंपटीशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या करा, हमने जो स्टार्टिंग में ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे थे, ठीक है, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगा के रखा था ना, सो 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसी के चलते क्या है, जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड पे, कह सकते फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उनको लार्ज एक्सटेंट तक रिमूव कर दिया, पूरी तरह से नहीं लेकिन
काफी हद तक रिमूव कर दिया. दिस मेंट दैट द गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है. फॉरेन कंपनीज यहां इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यहां से गुड्स ले सकती है, बेच सकती है. और ये जो प्रोसेस हुआ, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है, जिससे गुड्स का आना जाना बढ़ा, जिससे फॉरेन ट्रेड बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इससे क्या हो गया, वर्ल्ड कनेक्ट हुआ. तो रिमूविंग द ट्रेड बैरियर इज लिबरलाइजेशन. और लिबरलाइजेशन से ही क्या हुआ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन हुआ. तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में हाउ लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द फैक्टर. तो आपको सिंपल चीज समझना है कि जब आपने किधर गया, जब आपने when you remove the barriers or restrictions set by the government, ठीक है, is what is known as liberalization. तो removing of the barriers and restrictions by the government is liberalization. With liberalization of trade, businesses are allowed to make decision freely about what they wish to import and export. अब जब liberalization हो गया तो बिजनेस फ्री है कि उन्हें क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी. इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी मतलब ग्लोबलाइजेशन होगा. बल्ले बल्ले, ठीक है. तो द गवर्नमेंट इंपोज मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल, एंड मोर लिबरल मींस मोर ग्लोबल. दिस इज द केस, दिस इज द केस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. क्रिस्टल क्लियर. छुट्टी ना मांगा करो मेरे से, बाकी सब मांग लिया करो. प्राण ले लो, मैं दिल निकाल के दे दूं तुम्हें, लेकिन छुट्टी ना मांगो बस. फिनिश नहीं हुआ, अभी रुक जाओ. ठीक है, आ जाओ एक बार रिकैप करते हैं. रिकैप रिकैप क्या हो रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूं फिर से. आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो आज चैप्टर खत्म हो गया ये बाबू. ठीक है, अभी आपको इसके क्वेश्चन भी दे देता हूं और होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूं. अभी 10 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा. तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो हमने ग्लोबलाइजेशन देखा कि एमएनसी, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों ने मिला जुला के जब क्या किया, जब रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप होती है, इंटरकनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन दी वर्ल्ड एंड दी कंट्री, तो वो चीज ग्लोबलाइजेशन कहलाती है. ठीक है, वो चीज ग्लोबलाइजेशन कहलाती है. ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स का मूवमेंट नहीं है, सर्विस का है, टेक्नोलॉजी का है, इन्वेस्टमेंट का है, साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो देयर इन ग्लोबलाइजेशन. तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया. अब व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी में भी आप देख रहे हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये एक फैक्टर हो गया. ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया. उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वो है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या है अच्छे से समझना. तो पहले की कहानी क्या है कि पहले हमने हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे. ट्रेड पे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता था, इस पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी. तो वो लिबरलाइजेशन प्रोसेस नहीं थी, वो क्या थी, वो ट्रेड बैरियर्स थे. लेकिन जब उन ट्रेड बैरियर्स को अपन ने रिमूव कर दिया, तो रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस और द ट्रेड बैरियर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज लिबरलाइजेशन. और उस लिबरलाइजेशन से अब क्या है, गुड्स फ्रीली एक जगह से जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. गुड्स फ्रीली मूव करेंगे तो इकोनॉमीज जुड़ेंगी, एंड दैट इज नोन एज कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ठीक है, तो लिबरलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये दूसरा फैक्टर हो गया. फाइन, दोनों चीजें समझ में आई, बताओ क्लियर हुआ. आ जाओ तो एक क्वेश्चंस के आंसर देते चलना जरा थोड़े, अगर सब क्लियर हो गया है तो. पहला क्वेश्चन, अरे रे 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 ना माने, पहला क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. Which of the following statement best describe the meaning of globalization? मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस चीज को, कौन सा, हाँ डाउट भी है कुछ तो लिखते चलना. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट डू मेंशन इट द कमेंट. मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे इसमें. हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
ये दो टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, इस टॉपिक से आज तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए 2019 से लगा के, वो सारे दे रहा हूं बेटा। बाद में रिमूव क्यों किए बैरियर्स, तो वही बता रहा हूं ना कि ये ऐसा फील हुआ कि हमारे लोग आलसी हो गए हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स जो है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को अगर ग्रो करवाना है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव करवाना है, तो हमें उनको हमने जितना प्रोटेक्शन देके रखा है वो हटाओ। और दूसरी चीज सिंपल थी, क्या कि ये भी थी कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेशर बना रही थी कि हमें अब रिस्ट्रिक्शंस हटाना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेट हो वर्ल्ड के साथ। ठीक है, ले भाई रिजल्ट आ गया। पहले सवाल का सही जवाब दिया 68% बच्चों ने। 68 सुनते समझ मेरे क्लास 10th का और 12th का रिजल्ट याद आ जाता है। तो प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो शुभ गुप्ता, जय हिंद, कौस्तुभ भट्ट, देव भार्गव, हर्षित माथुर, ओजस्वा, उत्कर्ष पाठक, साधिक अग्रवाल और शिवानी, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन ही ग्लोबलाइजेशन है। Which one of the following is a significant aspect of globalization? 2024 का क्वेश्चन है। Significant aspect of globalization: uniform culture, environmental support, support to domestic market, access to new market। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। सेलेक्ट करो राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तैयार रहना। अकिब, ठीक है अकिब, मैंने भी तुम्हारा नाम ले लिया, बस बताओ ए नाम में क्या रखा है। सब्सटैंशियल ट्रेड मतलब अच्छा खासा ट्रेड, ऐसा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो एक्सेस टू न्यू मार्केट। देखो यूनिफॉर्म कल्चर मतलब क्या है कि सिर्फ एक जैसे लोग हो, तो वो इंटरकनेक्शननेस को नहीं दर्शाता है ना। इन्वायरमेंटल सपोर्ट, वो तो ग्लोबलाइजेशन के चलते इन्वायरमेंट को तो खा गए लोग। इन्वायरमेंट तो बेचारी क्या है, कह सकते हैं वो सिन बेयर कर रही है ग्लोबलाइजेशन के। सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ये तो रिस्ट्रिक्शन सेट करना है। न्यू मार्केट तक एक्सेस पहुंचेगी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। डी होगा इसका राइट आंसर। रिजल्ट देख लिया जाए। 58% बच्चे, गिर क्यों रहा है स्तर तुम्हारा? 58% बच्चे ही सही आंसर दे पाए। लीडर बोर्ड देखें, ऋतुराज नागर, ठीक है, अना, कशिश बेनीवाल, अर्थ कोट, लक्ष्य जैन, अमीशा, ऋतिक सिंह और शगुन। बढ़िया। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और देखो, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन बताते चल रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, पोल क्रिएट करते हैं। क्या है बताना है आपको? ग्लोबलाइजेशन विद द डिस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है। अरे रुक जाना यार, करेक्ट ऑप्शन में खिसक गया ये। ऐसा चल रहा है देखो, डिंग 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 डिंग, इस टाइप से। हाँ, डिंग 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 डिंग, ऐसा है। ठीक है, वन मतलब 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसा। ए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, मिल गया मुझे तो आंसर, मिल गया आंसर, मिल गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? काजल दुबे, समझ में आया कि नहीं? फटाफट से सेलेक्ट करो। व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? थ्री टू वन टाइप, नहीं अभी तो चल रहा है। देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, कि आप मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन में वो कर रहे हैं इंप्रूवमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मतलब क्या हो रहा है कि आपने सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए। तो 1 का सी होना चाहिए, 1 का सी बी में आ रहा है, 2 का डी आ रहा है बी में, 3 का कल्चरल एक्सचेंज मतलब क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो गया। 4 का बी हो जाएगा, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से अगर जैसे देखोगे तो बी हो जाएगा राइट आंसर। बी, 64% बच्चों ने बी सेलेक्ट किया है। वेरी गुड। अगला सवाल देख लो इसी बात पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? पोल दे रहा हूं, चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो।
चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो देख लिए, नुकसान क्या हो सकता है बताओ। पिछले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड है शुभ गुप्ता, जय हिंद, कौस्तुभ भट्ट, नहीं ये तो पहले वाले क्वेश्चन का है, पिछले क्वेश्चन का, हाँ, बाबा अनुभव द्विवेदी, वाह वाह, ठीक है, अर्नव, अमन स्वास्कड़े, अमन स्वास्कड़े, मी आर्यन सिंह, रिदमवीर, रेजवल रेजवल वैभव, और स्टेज 2 हेम्पर कब भेजोगे? एक बच्चे ने अपना नाम बदल लिया, स्टेज 2 हेम्पर पहुंचाओ। ट्रॉफीज आर ऑन द वे, ठीक है, ट्रॉफीज आर ऑन द वे, अच्छी बात है बाबू, ठीक है, लीडर बोर्ड पे आ गया, स्टेज 2 का हेम्पर कब भेजोगे? ट्रॉफीज आर ऑन द वे, तो जो स्टेज 2 में बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन सबके घर ट्रॉफी पहुंचेगी, निश्चिंत रहो, तुम्हारे घर ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी। तुमने अगर एड्रेस दे दिया था उसमें फॉर्म फिल करते समय तो, ठीक है। चलो, चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पता है क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ। देखो, एक्सेस टू न्यू मार्केट तो फायदा है, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, ये तो सब फायदे हैं कि पूरा वर्ल्ड आपका गांव बन गया। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है कि कहीं पे ग्रोथ है और कहीं पे नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है किस चीज का? ये सबसे बड़ा चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन का। समझ गए? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आपको इसमें पूरा क्या करना होगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक जो आज हमने समझा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक जो अपन ने पूरा समझा है ना, उसके सारे पॉइंटर्स कि एमएनसीज, ठीक है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एमएनसीज हो गया, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, फिर उसके बाद में रैपिड इंटीग्रेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स के अलावा भी मूवमेंट ऑफ पीपल और रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, वो पूरा का पूरा टॉपिक समझा के आंसर लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला एक्सेस एनी 3 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया है, ओपन एंडेड है। तो वैसे तो ये टॉपिक में, ये टॉपिक दूसरे पार्ट के है, चैप्टर में है, लेकिन ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, ओपन एंडेड मतलब कि जिसमें आप मन से एडवांटेज लिख सकते हो, जिसमें क्या लिखोगे आप, जैसे वेराइटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगी ग्लोबलाइजेशन के चलते, अब आपको अलग अलग प्रकार का, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, लेस कॉस्ट पे, ठीक है, लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन है ना, तो सबको अपना प्रोडक्ट बेचना, तो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रखने की कोशिश करेंगे, लो कॉस्ट। समझ गए? ये केस है। चलो, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, आर द एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो अब इसमें क्या लिखोगे बताओ? स्ट्रक्चरिंग करना अच्छे से, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से करना रहेगी इसमें। समझते चलो, बस टॉपिक पूरे क्लियर हो गए। मैं एक बार क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आए 2024 में आया है कि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर द एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? स्ट्रक्चरिंग सही करना कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन के थ्रू जब आप फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में चेंजेस लाते हैं, तो इसमें बिफोर आफ्टर लिखना कि बिफोर वाला सिचुएशन क्या है कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगाए जाते थे, है ना। लास्ट वाला टॉपिक है पूरा, ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते थे, तो इस कारण से ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इस कारण से ग्लोबलाइजेशन नहीं था। फिर क्या हो गया? फिर लिबरलाइजेशन किया, बिफोर आफ्टर, फिर लिबरलाइजेशन, फिर लिबरलाइजेशन किया, तो जिससे लिबरलाइजेशन के बाद में क्या है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलती है? इंप्रूवमेंट स्थिति देखने को मिलती है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करके आपको बिफोर आफ्टर करके वो जो लास्ट का पूरा पैराग्राफ है वो समझाना होगा। ये गया एक और होमवर्क में, ठीक है। लिखा करो, और क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो क्वेश्चन लिखा करो, नहीं तो चटनी बना देंगे तुम्हारी।
आयुषी भारती, प्रियांश मेहरा, अक्षरा बी, श्रेयशा, भावना देवनगन, आदित्य, देवांश और प्रांजल पाठक। पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें ओ हो मात्र 42% बच्चों ने डी सेलेक्ट किया था, डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ, उस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं। अगला देखो क्या है, व्हाई डिड इंडियन गवर्नमेंट, 2023 का क्वेश्चन, लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991। अच्छा क्वेश्चन है, उठाओ जरा। क्लास कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर में होगी। मजा ना आ रहा क्या तुम्हें क्लास में? हाँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, घबराने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। बताओ इसका सही आंसर क्या है? ये भी क्वेश्चन आया, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड रेगुलेशन को लिबरलाइज क्यों किया 1991 में? किया था क्या? थ्री टू वन, टाइम अप, मतलब टाइम स्टार्ट नाउ, ऐसा समझना। क्वेश्चन अच्छा है। हमने देखा कि पहले तो हम बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा के रखते थे वो, फिर 1991 में ऐसा क्या हो गया कि हमने सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करना शुरू कर दिए। बताइए बताइए, बताते काहे नहीं हो? अब बाकी के क्वेश्चन में फिर तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन में डाल दूंगा, और अगर तुम्हें जल्दी है, क्योंकि फिर तुम्हारी 8 बजे क्लास है। ठीक है, अब डब्ल्यूपीपी और दो मिलेगी तुम्हें, एक ग्लोबलाइजेशन की डब्ल्यूपीपी मिलेगी और एक डब्ल्यूपीपी मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर की। दोनों की डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना, अगले डाउट सॉल्विंग सेशन में दोनों की डब्ल्यूपीपी भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो उस तरह से अपने दोनों चैप्टर कंप्लीट होंगे, और कल से अपन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर जो है ना, उसको धुआंधार करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 74% बच्चों ने सही आंसर दिया। क्या बात है, छा गए गुरु। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि अब हमारे प्रोड्यूसर्स फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट करें, वर्ल्ड मार्केट में कंपीट करें। सी होगा इसका राइट आंसर। बाकी सारे क्वेश्चन जो ये सारे क्वेश्चन देख लेना। देखो, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने डाल दिए हैं। फाइन, आज तक इस टॉपिक से जितने भी लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना फिर। ठीक है, इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करना। इसमें 2-3 एमसीक्यूज भी है, तो ये सारे कर लेना। डोंट वांट टू स्ट्रेच मच। ठीक है, घबरा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे चैट में छुट्टी होने लगते हैं। कर लोगे ना क्वेश्चन की करवाऊं? बताओ, चैप्टर इज डन, मतलब जितना आना था वो, और मैंने सारे क्वेश्चन भी लगा दिए। बताओ बताओ, कर लोगे? पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं। साधिका अग्रवाल, शुभ गुप्ता, जय हिंद, 2 बार आ गए बच्चे आज लीडर बोर्ड पे। सेजल नेक्स्ट टॉपर्स, आरंबियन, उज्जवल, पारस, आशीष रंजन, अमन और तिथि शर्मा। चलो कर लेंगे। ठीक है, तो भाग जाओ फिर मेरी क्लास से, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से फिर तुम। तो ये हो गया पूरा, ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से। देखो, मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये वाले सारे पार्ट डिलीटेड है इस चैप्टर से। ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, 2 ही टॉपिक आना है। उन 2 टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने छाट के दे दिए, पूरा चैप्टर समझा दिया। नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। ओ ठीक है, तो ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट होता है। अब अपन कब मिलेंगे दोस्त? अब अपन मिलेंगे कल, मेरी रोज क्लास है, हाँ, मंडे तक। बढ़िया, तो कल अपन कल 2 क्लास है कल मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की 2 क्लास है, तो अपन कल एक बार 5 बजे से 6:30 बजे तक मिलेंगे, और फिर अपन मिलेंगे 8 बजे से 9:30 बजे तक। उस बीच में एक कल एसएसटी डे बनाएंगे अपन। उस बीच में 1 घंटा बीच में जो रहेगा ना, 7 से 8 वाला टाइम, तो 7 से 8 ग्लोबलाइजेशन का पोल सेशन है यूट्यूब पे। पीले चावल के निमंत्रण दे दिए कल के पूरे सेशंस के मैंने आपको। कल एक तरह से कह सकते हैं ना, मैराथन प्रैक्टिस है मेरे लिए। कल 3-1 घंटे कल